बिहार डीएलएड 2023 की प्रवेश परीक्षा से संबंधित आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन को समझेंगे और मैथ में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और साथ ही आज के पहले क्लास में चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर और फटाफट से समझते चलिए सिलेबस को। मैथ का जो आपका सिलेबस होने वाला है वो आपका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और इसमें वास्तविक संख्याओं से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे आपको। और आपके क्लास 9 और क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बुक से आपकी प्रिपरेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या कीजिएगा कि मैथ का आप 9 और 10 का बुक लीजिए और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की किताब लीजिएगा, उसके पीछे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप उसको सॉल्व कीजिए, उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका अलजेब्रा से है, बीजगणित। इसमें आपको पढ़ना है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और अंकगणित से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों ही किताब में आपको मिल जाएगा। मुख्य रूप से ये जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 10 के बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है व्यवसायिक गणित का। व्यवसायिक गणित के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा, शेयर एवं लाभांश से सवाल पूछे जाएंगे, बट्टा यानी कि डिस्काउंट से सवाल पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे और एक आध सवाल किस्तों में भुगतान से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक आती है। आप इस बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। RS अग्रवाल की बुक अगर नहीं है तो विद्यासागर अंकगणित अगर है तो वहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नियामक ज्यामिति का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में है। क्लास 9 में इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है और क्लास 10 में इसके ऊपर सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसमें दूरी सूत्र याद रखना है, ठीक है। दूरी सूत्र से सवाल देखने को मिला है पिछले वर्ष, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट है ज्यामिति, और ज्यामिति में देखिए रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, इन सभी से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रेखाएं एवं कोण क्लास 9 के बुक में आपको मिल जाएंगे, त्रिभुज भी क्लास 9 में मिल जाएगा, चतुर्भुज भी क्लास 9 में मिल जाएगा, और वृत्त से संबंधित सवाल आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में मिल जाते हैं। क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो क्षेत्रफल में आपको 2D का क्षेत्रफल इसमें ज्यामिति में यहाँ पे याद रखेंगे। हालांकि क्षेत्रमिति का अलग से भी यहाँ पे पार्ट है। तो क्षेत्रमिति में आपको टोटल 2D और 3D से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। 2D में आ जाता है आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, जिसके अंतर्गत वर्ग, आयत, समलंब, समचतुर्भुज इत्यादि जो भी अन्य चतुर्भुज हैं वो सारे आ जाते हैं 2D में। और 3D में बात करेंगे घन, घनाभ से लेकर के शंकु, बेलन, गोला, ये सब जो है वो 3D आकृति में आ जाते हैं। तो इनका क्षेत्रफल, आयतन जो भी है उनसे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सातवां जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी का। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स के चैप्टर में आपको पूछा जाएगा समांतर माध्य, बहुलक, ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इन 3 चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों ही बुक में आपको सांख्यिकी के चैप्टर दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप सारे प्रश्नों को कवर अप कर पाएंगे। इसके बाद 8वां जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति, और ये आपके क्लास 10 के बुक में दिया हुआ है। क्लास 10 के बुक में आपको टोटल 4 चैप्टर हैं त्रिकोणमिति के ऊपर। तो त्रिकोणमिति वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। और आपको करना ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, वहाँ से आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। साथ ही एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। और जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हैं, आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए हमारे क्लासेस भी रहेंगे, तो वहाँ से भी आप यहाँ से ही हेल्प ले सकते हैं। और जिन लोगों का मैथ का बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में बढ़ेंगे फटाफट से। बहुत ही समय को ध्यान में रखते हुए, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का क्लास फटाफट से शुरू करेंगे और चीज़ों को जल्दी जल्दी समझेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता हैं और कुछ मैं एक रिवीजन के तौर पर फटाफट से चलता चलूँगा, ठीक है। इसमें देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, इन 2 चैप्टर से प्रयास रहेगा कि आज का क्लास जहाँ तक जा सके ये
तो मेरी यह कोशिश है कि पहले आपको थ्योरी बता दी जाए, ठीक है, कुछ जो भी रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब बता दिए जाए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दी जाए, ठीक है। तो देखते हैं, टाइम लिमिट जिस तरह का रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो फिर आज के ही क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक सेपरेट क्लास ला दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ों को समझ लीजिए, संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो नंबर सिस्टम में जनरली आपको नंबर्स के कुछ डिफिनीशंस याद रखने हैं, उनके जो टाइप्स होते हैं उनको याद रखने हैं, और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की वे संख्याएं जो 1, 2, 3 यानी कि 1 से शुरू होती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं, और इसके समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में वे सभी संख्याएं आती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, यानी कि जब हम गिनती 0 से शुरू करते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो जो संख्या समुच्चय प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं, और इसका जो सांकेतिक होता है, सांकेतिक सिंबल, वो W है, चूँकि W फॉर होल नंबर। इसके बाद है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर्स कहते हैं, और इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। जब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं का समुच्चय हो तो उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग को पता है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ किया जाता है, जिसके मिडिल पॉइंट में 0 रहता है, और 0 के राइट साइड जाएंगे तो प्लस संख्याएं होंगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है। और जब हम 0 के लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, बाएं साइड की ओर जाते हैं, तब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से संख्या रेखा तैयार कर लेते हैं अपना, है ना। इधर -1, -2, -3 रहेगा। तो इधर हम जब जितना दूर बढ़ेंगे, 0 से जितना पीछे जाएंगे बाईं ओर, जितने आगे जाएंगे संख्याएं उतनी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। और जब हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या का, यानी कि रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, और यहाँ पे एक शर्त ये रहेगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वे सभी भिन्न संख्याएं जब हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3/5, 5/7, 1/2, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। अगर किसी संख्या को सिंपल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि 5 है, तो यह भी परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि हम 5/1 इसको लिख सकते हैं, हर के रूप में नीचे 1 रहता है, तो इस प्रकार से यह भी एक परिमेय संख्या कहला सकती हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं में हम लोग को कुछ सवाल देखने हैं, और इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला हमारा है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत वे सभी संख्याएं आती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता है वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इनका दशमलव में मान निकालते हैं तो दशमलव में पूरा मान भी नहीं निकलता, ये संख्याएं कटती भी नहीं है, ठीक है। तो √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई कैसी संख्या है? तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब है वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी जितनी संख्याएं अभी हम लोगों ने देखी हैं, इन सभी संख्याओं का समुच्चय एक बड़ा थैला ले लीजिए, और इस बड़े से थैले में आपको नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, ठीक है, रेशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी हैं। तो ये सभी मिलाकर के क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या हो जाता है, यानी कि रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे आगे। अब संख्याओं के कुछ प्रकार समझ लीजिए। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, असहभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी ही होगी ही। चलिए फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं,
ये वैसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 4, तो 4 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है? 1 से 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा और स्वयं 4 से 4 कट जाएगा। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, यानी कि 2 से अधिक है। तो 4 कैसी संख्या है? 4 भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 कैसी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार से 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे सभी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करेंगे अभाज्य संख्याएं की, प्राइम नंबर्स इनको कहते हैं, और इनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं और एक। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है क्योंकि इसका गुणनखंड केवल 2 है, 1 और ये 2 स्वयं। 1 से 2 कट जाता है और 2 स्वयं 2 से कट जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद 23 है, इसके बाद 29 है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम लोग उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे तो अभाज्य संख्याओं का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, अंतराल बढ़ता जाएगा। चलिए, इसके बाद सम संख्या है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होती हैं। 2 से पूरी तरह से विभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और इसके पहचानने का सिंपल सा फंडा है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हो गया बात? अब है नेक्स्ट विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स, और विषम संख्या के अंतर्गत वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, तो जिस संख्या के लास्ट में ये सभी अंक हों वे सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई? अगला पॉइंट हमारा है असहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का वैसा युग्म जिनका HCF 1 आता है, वे सभी क्या कहलाती हैं? असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिन वैसे संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार 2 प्रकार का होता है। पहला है शांत या अवसानी भी इसको कहते हैं। शांत का मतलब हो गया कि वैसी परिमेय संख्याएं जिनको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे 4/5। ठीक है, एक वैल्यू हमने ले लिया 4/5। अब यहाँ पे हम डिवीजन की प्रक्रिया करेंगे तो 5 से 4 में भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे 5, चूँकि 4 जो है वो 5 से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एक दशमलव लेते हैं और दशमलव के बदले एक शून्य आ जाता है। 5 8 40। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है ना, और यहाँ पे भागफल के रूप में आ गया 0.8। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4/5 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, जब पूरा पूरा कट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे रूल है, एक नियम है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या शांत होगी या फिर नहीं होगी, इसका रूल है। तो रूल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या रूल है? आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है, तो यहाँ पे शर्त ये है कि हर जो है वह 2 अगर है या 5 है या फिर 2 एवं 5 के गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, 2 एवं 5 के गुणनखंड के रूप में है, तब यह संख्या जो भी परिमेय संख्या होगी वह शांत होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था अभी 4/5 का, ये पूरा पूरा कट गया था। तो क्यों कटा? क्योंकि इसके हर के रूप में 5 है।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम 3/2 लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.5। यह भी पूरा पूरा काट दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर के रूप में 2 है और अंश के रूप में कोई भी संख्या उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हर के रूप में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर इन दोनों का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वह प्रमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है तो वो शांत नहीं होगी। जैसे 7/3, ठीक है, 7/3 हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 से 7 में भाग दे करके 3 दूना 6, शेषफल 1 बच गया। अब यहाँ पे हम दशमलव देंगे 0, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा। यानी कि यह प्रक्रिया जितनी भी बार हम दोहराएं शेषफल 0 नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जब 2 के अलावा कोई अन्य संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत या अवसानी दशमलव प्रसार के रूप में नहीं होता, ठीक है। 2 या 5 को छोड़ करके कोई भी अन्य संख्या जब हर के रूप में होगी तो वह पूरा पूरा नहीं काटेगा। और यही है इसका दूसरा रूल, आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। आपने इस प्रकार की संख्याएं देखी होंगी, ठीक है, दशमलव में कोई संख्या लिखी हुई रहेगी और उसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ रहता है ना, और यह लाइन क्या कहलाता है, रेकरिंग लाइन कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि जो 3 है ये बार बार आता रहेगा। आप चाहे जितनी भी बार भाग देने की प्रक्रिया दोहरा लें, जैसे 1/3 इसका जो प्रमेय संख्या के रूप में हम बदल करके लाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। तो 1/3 है, अब 3 से इसमें हम 1 में भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव 3 तिया 9। अभी हम लोगों ने जस्ट इसका एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो 3 3 3 3 आते रहेगा। तो इसी को कहते हैं रेकरिंग, है ना, रेकरिंग। इसको आवर्ती कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो, जो बार बार आ रहा है। और वे सभी प्रमेय संख्याएं, इसका जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ कि वे सभी प्रमेय संख्याएं जिनका हर जो है 2 और 5 को छोड़ करके, ठीक है, 2 एवं 5 या फिर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप के छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या, जैसे अगर 3 है, अगर 7 है, अगर 9 है, अगर 11 है, अगर 13 है, 17 है, आगे जितनी भी संख्याएं, वे सभी क्या होंगी, आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे, अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखिए जितनी भी अप्रमेय संख्याएं हैं इन सभी का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ये कटती नहीं है, लेकिन ये अनावर्ती होती है, इसमें रेकरिंग नहीं होता है, संख्याएं बदल बदल करके आती जाती हैं, ठीक है। अगर आप √2 की वैल्यू निकालिएगा तो पाइएगा कि कोई भी जो है रेकरिंग नंबर नहीं आ रहा है, बल्कि बार बार जो है वो अलग अलग डिवीजन के रूप में वो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, अगर कोई ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है और उसका जो हर है वह कोई अपरिमेय संख्या है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब हम इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, परिमेय संख्या के रूप में बदल देंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। पहले 2/√3, ये कैसी संख्या है, तो एक ऐसी संख्या है जिसका हर अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करके जो हर हमारा परिमेय के रूप में दिया, अपरिमेय के रूप में दिया हुआ है, इसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 2√3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर हो जाता है, ख़त्म, बच जाता है 3। तो अब देखिए हर क्या हो गया, हर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रेशनल नंबर के रूप में, परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो इसी को कहते हैं हर का प्रमेयकरण करना। और इससे सवाल पूछे गए हैं, जैसे इस प्रकार का सवाल दे दिया रहेगा और आपको हल करना होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आगे कुछ भी दिया हुआ रहेगा, इसका जो प्रमेय संख्या जब हम इसको प्रमेयकरण करेंगे तो वो क्या फॉर्मेट आएगा, a+b के अकॉर्डिंग दिया हुआ रहेगा। आपको a और b दोनों का वहाँ पे मान निकालना रहता है, ठीक है। तो जब इसमें नियम क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर हम इस प्रकार से कोई संख्या लेते हैं तो उसका जब हम प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह उल्टा कर देंगे। और अगर ये संख्या इस फॉर्म में है, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा, चिन्ह को उल्टा करना है। क्यों उल्टा करना ये भी समझेंगे। अब देखिए, एक संख्या है जो a/b + √c के फॉर्म में है, दूसरी संख्या है जो a/b - √c के फॉर्म में है, और हमें दोनों का बारी बारी से हर का प्रमेयकरण करना है। तो पहले सवाल में हम देख रहे हैं कि b + √c है, तो हमें इसका प्रमेयकरण करने के लिए b - √c करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह प्लस में था, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, माइनस में कन्वर्ट किया, और माइनस से ही यहाँ पे √c होगा, ठीक है। तो माइनस से ही यहाँ पे कन्वर्ट कर देना। और यहाँ जब माइनस में था तो हमने क्या किया, इसको प्लस में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बनता है a+b × a-b का, a+b × a-b, और इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। और जब भी हम अंडर-रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर-रूट हो जाता है ख़त्म। इसीलिए प्रमेयकरण करने के सिद्धांत में, रूल में ये नियम लागू किया जाता है कि अगर कोई संख्या प्लस के रूप में है, धनात्मक रूप में है, तो हमको उसको क्या करना है, ऋणात्मक रूप में परिवर्तित करके अंश और हर के रूप में गुणा करना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। बात यहाँ पे हो गई क्लियर। अब आइए वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम समझते हैं। घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या पर अगर कोई पावर नहीं है तो एक पावर छुपा हुआ है, ठीक है। अगर 2 है तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, अगर 3 है तो उसको क्यूब पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर 4 है तो 2⁴ पढ़ा जाता है। अब इन सभी का क्या मतलब है? इन सभी का मतलब है, एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो किसी भी, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जिस संख्या के ऊपर एक्सपोनेंट है, ये संख्या बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। और ऊपर जो घातांक है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में घात कहते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिस संख्या के ऊपर घात होता है उसे हम बेस कहते हैं, यानी कि आधार संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक पावर है यानी कि घात 1 है तो संख्या को एक ही बार गुना करना है, ठीक है। यानी कि 2 अपने आप से एक ही बार केवल गुना होगा तो 2 ही रहेगा। और जब पावर 2 है यानी कि स्क्वायर हो गया तो 2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और जब पावर 3 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से घात जो है जिस भी संख्या के ऊपर होती है तो उसको उतनी ही बार गुना करने का संकेत देती है। अब इसमें कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, आप लोगों को इसको समझते चलना है। अब सबसे पहला रूल हम लेंगे a⁴ अगर किसी संख्या के ऊपर पावर 0 हो, घातांक जो है वो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है? 1। और अब कहिएगा कि सर कैसे, इसको ज़रा सा प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो देखिए, आपको इसी में एक रूल पढ़ना है कि जब भाग की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे घातांक घट जाते हैं, ठीक है। a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, तो इसका मान जो है a और पावर के रूप में m-n हो जाता है। अब यहाँ पे a/a, ठीक है, और दोनों पर पावर क्या है? 1-1 है। दोनों पर पावर क्या है? 1-1 है। तो यहाँ पे क्या मान आएगा? 1 में से 1 घट जाएगा, क्या होगा? 0। और बताइए a/a जब हम इसको काटते हैं तो कितना मान आएगा? 1 आएगा। इसीलिए a⁴ की वैल्यू होती है 1। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब दूसरे फॉर्मूले पर आ जाइए।
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी कि जब बेस समान हो, इसको ध्यान से समझिएगा, जब बेस समान हो और घातांक अलग अलग हों तो घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर 3, तो इसका हम क्या करेंगे, घात जोड़ देंगे, 4 जोड़ 3 7, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमारा बेस जो है वो समान है, दोनों जगह 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। आइए रूल नंबर 3 में देख लीजिए। रूल नंबर 3 है ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n, इसकी वैल्यू ए टू द पावर m माइनस n। गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, ठीक है। गुना में पावर जुटे, भाग में घटे, याद रखिएगा। चलिए चौथा रूल लेते हैं कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर एक जैसा हो, ठीक है, यानी कि यहाँ जो संख्या है वो अलग अलग रहेगी। अब जैसे यहाँ 2 पर पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें घातांक सेम रहेगा, ठीक है, दोनों जगह घात बराबर रहेगा। ये तभी ये ट्रिक जो है वो काम करेगा, तभी ये रूल वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखिए, आधार संख्याएं अलग अलग हैं और घातांक को भी मैंने एक ही लिख दिया है, घातांक यहाँ पे हो जाएगा 3। दोनों जगह घात सेम रहना चाहिए, तब ये बात बनेगी, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे, इसका रूल हो जाता है a इंटू बी टू द पावर m, a इंटू बी टू द पावर m, यानी कि 2 गुना 3 6 पर पावर 3। तो दोनों का मान जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। चलिए 5वें रूल की ओर बढ़ेंगे। इसमें 5वां रूल, अगर a बाई बी है और इसके ऊपर पावर x है, तब हम क्या करेंगे, a टू द पावर x बटे b टू द पावर x कर देंगे, ठीक। छठा रूल लीजिए, a टू द पावर m और इसके ऊपर n है। अब यहाँ पे m इंटू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और रूल बचा हुआ है, 7वां रूल, अगर a पर पावर 1/x है तब हम इसको क्या लिखते हैं, रूट अंडर यहाँ पे x रहेगा और ये जो अंश है वो यहाँ पावर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2/x रहता तो अंडर रूट x अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाता, a² हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे घातांक से संबंधित नियम हो गए कंप्लीट। अब आइए आगे बढ़ेंगे, बीजगणित में आ जाते हैं अब, ठीक है। और बीजगणित में देखिए बहुपद है, गोचर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और कुछ अंकगणित से भी सवाल देखने को आपको मिलते हैं। तो आपके क्लास 10 के बुक में पॉलिनोमियल्स हैं ही, लीनियर इक्वेशन भी, 2 वेरिएबल्स भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो बिल्कुल आंख मूंद करके आप क्लास 10 की बुक लीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। कोई गाइड, कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा क्लास 10 का बुक लीजिए और उससे पढ़िए, और आप पिछले वर्ष का जब सवाल देखेगा तो वहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मैं सवाल डाल देता हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं सवाल डाल दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए प्रमुख बीजगणितीय सूत्र को। और प्रमुख बीजगणितीय सूत्र में हम फटाफट से कुछ फॉर्मूले को लेंगे और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। और इसी का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये, और ये लगभग सभी बच्चों को याद भी होगा। दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसका a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसका विस्तृत फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करना है यहाँ पे, माइनस 4ab, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपका है a² माइनस b² का, जो कि काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। चलिए चौथा फॉर्मूला ले लीजिए। चौथा फॉर्मूला पर आपका है a प्लस बी का होल क्यूब का,
तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले बी क्यू वाला नहीं लेते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इन दोनों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और देखिए 3ab यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो a इंटू बी a प्लस बी बच जाएगा। ये इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है। चलिए पांचवें फार्मूले में आ जाते हैं। पांचवा फार्मूला हम ले लेते हैं आपका a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो इसका हो जाता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। और जब ए क्यू माइनस बी क्यू को आप इकट्ठा कर लीजिएगा और यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन हो जाता है, तब यहाँ बच जाता है a माइनस बी, है ना, ठीक है। चलिए अब छठा फार्मूला ले लीजिए। छठा फार्मूला आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। और इसी में एक और फार्मूला हम ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू कर दीजिए और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कर दीजिए, है ना। चलिए सातवां फार्मूला ले लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर कर दीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लगता है उल्टा हो गया है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी ऐसे होगा, है ना। चलिए अब आठवां एक और फार्मूला ले लीजिए। आठवां फार्मूला, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है। या ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4ab कर देंगे, सॉरी प्लस 2ab कर देंगे, ठीक है। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाती है। आइए इसमें आखिरी फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 3abc, ठीक है। ये आखिरी फार्मूला हो गया। फार्मूले तो और भी हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र थे जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी सूत्र को यहाँ पे बता दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के प्रमुख सूत्र। तो द्विघात बहुपद, चूँकि इसमें बहुपद है तो बहुपद किसे कहते हैं, जब आप एक चर मान और अचर मान को मिलाकर के एक ऐसा बीजक व्यंजक बनाते हैं, ठीक है। जब आप एक चर मान और अचर मान को मिलाकर के एक बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं तो उसको एक टर्म कहा जाता है, एक पद कहा जाता है। और जब पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उसको हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चर और अचर की अवधारणा तो आपको पता होगी कि जो भी चर मान होते हैं वो गणित के अंदर माने गए मान होते हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को x, y, z मान लेते हैं या फिर a, b, c मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई भी संख्या को मानते हैं जिसकी कोई निश्चित वैल्यू पहले से नहीं होती है तो उन सभी मान को हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। और जितनी भी हमारी वास्तविक संख्या है उन सभी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जब हम चर और अचर को मिलाकर के एक बहुपद बनाते हैं और उस रूप में भी घात अगर आपका यहाँ पे मैटर करता है कि अगर अधिकतम घात 1 है तो वो एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय, फिर 4 है तो चतुष्घातीय। इस प्रकार से घात के अकॉर्डिंग भी बहुपद के नामकरण किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको समझ लेंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप हम ले रहे हैं। और इसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों मान को आप लोगों को याद रखना है। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, बी है।
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की जब हम बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी बटा ए। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। तो ये दोनों वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। और सवाल इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई रहेगी। मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दे दिया है और उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/4 दे दी गई है और आपसे कहेगा बहुपद बताइए। तो बहुपद बताने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका बहुपद का व्यापक रूप। इस प्रकार से आप जब भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तो उस मान को यहाँ पे पुट करके कंक्लूड करके फिर आप बहुपद बता सकते हैं। तो इसमें हो गया बहुपद के कुछ जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो समझ गए। अब आगे बढ़िए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रमुख नियम को समझ लीजिए। तो यहाँ पे दो चर की बात जब की जाती है तो एक्स और वाई दोनों रहते हैं इसमें, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात करेंगे तो उसमें दो चर होंगे एक्स और वाई या ए और बी या यू और भी, ठीक है। इसी प्रकार से जब भी दो चर वहाँ पे मौजूद होंगे तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो अधिकतम घात होगा वो एक होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब दो चर की बात होती है तो हमारे पास समीकरण भी दो होते हैं। और जब हम एक चर की बात करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, वहाँ पे एक ही समीकरण से हमारा कंक्लूजन हो जाता था। अब यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूले हैं, कुछ जो हमारा रूल है, वो रूल फर्स्ट आप याद रखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन रहा तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो वह जो ग्राफ बनता है वह संपाती रेखा होती है। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी कि दोनों समीकरण जो समीकरण हम बनाते हैं तो उसके जो लाइन खींचे जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसको कहते हैं संपाती रेखा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ही दोनों लाइनें आ जाती हैं, क्लियर है। और ऐसे युग्म को कहते हैं संगत युग्म, ठीक है। दूसरा इसमें रूल आ जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस रूल को क्या कहते हैं? इस रूल को संगत युग्म ही कहते हैं और इससे अद्वितीय हल ज्ञात होता है। कैसा हल? अद्वितीय, मतलब केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। और इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई रेखा प्राप्त होती है। और एक बिंदु पर काटने का मतलब ही हो गया कि वहाँ पे केवल और केवल एक हल आ रहा है, ठीक है। और इसका युग्म भी संगत युग्म ही कहलाता है। तीसरा हमारा जो रूल इसमें बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीसरा यहाँ पे कंडीशन आता है। और जब ये कंडीशन आएगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में दोनों लाइन में कोई मेल मिलाप नहीं, यानी कि समांतर रेखा आलेख के रूप में प्राप्त होती है। और इसके युग्म को असंगत युग्म कहते हैं, ठीक है। अविरोधी युग्म भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अविरोधी युग्म। और प्रतिच्छेदी यानी कि अद्वितीय हल वाली रेखा को विरोधी युग्म कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के प्रमुख नियम को समझ लीजिए। तो जब हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है,
यहाँ पे समीकरण में बराबर 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें कुछ जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपको ये द्विघात समीकरण के मूल से संबंधित फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। जिसका जो मूल होगा उसको निकालने से संबंधित कुछ फॉर्मूला बनता है। तो इसमें एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का सूत्र भी इसको कहते हैं, x बराबर -b + √b² - 4ac, जिसको d भी कहा जाता है ना, बाई 2a। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस धनात्मक मूल के लिए, माइनस ऋणात्मक मूल के लिए, जिसको अल्फा और बीटा में डिवाइड कर दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है -b + √d बाई 2a, और बीटा की वैल्यू हो जाती है -b - √d बाई 2a, ठीक है। और d की बात की जा रही है तो d जो है वो डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, यानी विवेचक कहलाता है, और d की वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। d को विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विवेचक या विवेक्तर, और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और d की वैल्यू निर्भर करती है, d का जो वैल्यू निकलता है वो बहुत सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं, और इसमें 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, 3 इम्पोर्टेंट रूल इस पर बनते हैं। d बराबर b² - 4ac के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू निकल कर के आता है, d का जो मान निकल कर के आता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कैटेगरी, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, तो वैसी स्थिति में हमारा जो मूल होगा, यानी कि अल्फा बीटा जो होगा वो वास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक संख्या के रूप में होगा। मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। बात क्लियर हो गई। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब ये सिचुएशन बनेगा। दूसरा कंडीशन होगा कि जब d 0 के बराबर हो, यानी कि d की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया d बराबर b² - 4ac करके, और वो जो मान आया वो 0 हो गया, यानी कि d की वैल्यू 0 जब हो जाएगी तो हमारा जो अल्फा बीटा का मान आएगा तो मूल उस स्थिति में वास्तविक ही होगा, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब बराबर होंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और तीसरा कंडीशन बनेगा जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, है ना, माइनस में अगर मान आ गया, तो जब माइनस में आता है वहाँ पे कोई हल नहीं बनता है, मूल वास्तविक होता ही नहीं है, ठीक है। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और इसके कोई हल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट रूल हो गया। अब इसके बाद हमारे सवाल हैं, और सवालों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आज के क्लास का। तो क्वेश्चन वाला जो पार्ट होगा इसके बाद वाले क्लास में हम क्वेश्चन को कर लेंगे। उम्मीद है कि आज के क्लास में आप लोगों को जितने भी ट्रिक बताए गए, जितने भी रूल बताए गए, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक इस क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए, और बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।